एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके जीएस और करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट की जो लगातार सीरीज हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसका जो सेट नंबर 31 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक हमने इसके 30 सबसे बेहतरीन जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक इन प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया तो कृपया करके उनको लगा लीजिएगा। ये लेखपाल की परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल। सिंपल जाके आप प्लेलिस्ट के माध्यम से इन 30 जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है। आज हम 31वां इसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको अभी तक भी जितनी मैंने क्लासेस अटेंड की हैं और जीके जीएस करंट अफेयर्स की, हिंदी की, ग्रामीण परिवेश की, अगर आपको उनका पीडीएफ चाहिए होगा और बहुत ही मामूली दाम पर, तो आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा 8386271408। सॉरी, यहाँ पे 6386271408। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको बहुत ही कम दाम पे ये सभी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो इस पर मैसेज कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आपसे पूछा जा रहा है स्टार्टिंग के हमेशा की तरह 5 प्रश्न आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स के। तो आपको पता होगा कि 8 मार्च को हर वर्ष जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो 8 मार्च 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। तो आपको बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है यह कब से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जा रहा है। आपको इसका जवाब देना है। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है कब से यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1975 से। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके द्वारा 1975 से जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा प्रत्येक वर्ष जो है आपको 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, इसका जवाब आप दीजिए कि इस वर्ष 2022 में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी, इसका विषय क्या था। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, जितना भी मैं प्रश्न आपसे एडिशनल पूछता हूं उनका जवाब देने की आप कोशिश किया करिए। आप लोग जवाब नहीं देते हैं। जवाब देने से आपको आपकी तैयारी और बेहतर होगी। जैसे जैसे आप प्रश्नों का जवाब देंगे वैसे वैसे आपका लेवल पता चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो जो भी प्रश्न मैं आपसे एक्स्ट्रा पूछा करूँ उनका जवाब तो कम से कम आप कमेंट बॉक्स में दे दिया करिए। तो बात अब यहाँ पे महिलाओं की हो रही है, महिलाओं के दिवस से हो रही है। तो 3 इंपॉर्टेंट दिवसों की ये बात कर लेते हैं जो भारत में मनाए जाते हैं महिलाओं से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय महिला दिवस की। आप याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय महिला दिवस है यह प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह बर्थडे होता है सरोजिनी नायडू का। आप याद कर लीजिएगा, भारत में सरोजिनी नायडू का जो बर्थडे होता है 13 फरवरी को हम मनाते हैं इंडियन नेशनल वीमेंस डे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद एक दिवस होता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ये होता है 11 अप्रैल को। यह बर्थडे होता है कस्तूरबा गांधी का, यानी कि कस्तूरबा गांधी का जो जन्म दिवस होता है भारत में 11 अप्रैल का, यह हम मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में। तो ये दोनों दिवस आपको याद रखना है। और एक दिवस आपका होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। यह राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को। आप याद कर लीजिएगा, प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी का जो दिन होता है भारत में नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट दिवस कम से कम आप याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्मित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना रहा है हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही। यहाँ पे आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट टू इन्वेस्ट 15,000 करोड़ इन हैदराबाद डाटा सेंटर। तो यहाँ पे हैदराबाद में जो है डाटा सेंटर बनाया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है कहाँ पर आयोजित किया गया। तो इंडिया ग्लोबल फोरम का जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है यह आयोजित किया गया आपका कहाँ पर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बेंगलोर में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। बेंगलोर में जो है इंडिया ग्लोबल फोरम का जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है यह आयोजित किया गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है।
इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देख रहे हैं, किस मंत्रालय के द्वारा जो है अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया गया, आपको बताना है। तो यह जो कार्यक्रम था आपका इंटरनेशनल वीमेंस डे के दिन सेलिब्रेट किया गया था, मतलब आयोजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो वस्त्र मंत्रालय है, कपड़ा मंत्रालय है और आपका जो संस्कृति मंत्रालय, इन दोनों के द्वारा मिलकर जो है झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी और सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। आइए इस कार्यक्रम के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो संस्कृति और कपड़ा मंत्रालय द्वारा पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कला और संस्कृति का जश्न मनाने के लिए झरोखा भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, कला और संस्कृति का संग्रह नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसके द्वारा, तो संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। इस उत्सव के तहत जो पहला कार्यक्रम था, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर इसका पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया। यानी कि भोपाल में जो रानी कमलापति स्टेशन है, यहीं पर जो है पहला कार्यक्रम इसका आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसका पहला कार्यक्रम भी आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर, जो कि भोपाल में है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क आपका कहाँ पर बनाया जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा हमारे देश का पहला तमिलनाडु में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा। तो आंसर आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 5 प्रश्न हमने करंट अफेयर्स के देख लिए हैं। अब बाकी आपको जीके और जीएस के प्रश्न मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, धमनियों का मुख्य कार्य क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो धमनियाँ होती हैं इनका मेन काम क्या होता है। तो धमनियों का मेन कार्य क्या होता है, रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में पहुंचाना। क्या काम हो जाएगा, यानी कि हमारा जो रक्त होता है, हमारा जो रुधिर होता है, उसको हृदय से विभिन्न अंगों में पहुंचाना जो है धमनियों का मेन कार्य होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको कुछ रोग दिए गए हैं, उनसे प्रभावित हमारा कौन सा अंग होता है वह दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं, तपेदिक से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा होता है। तो आप इसे याद करिए, तपेदिक से हमारा फेफड़ा रोग प्रभावित होता है। इसके बाद टाइफाइड से हमारी आंत प्रभावित होती है, बिल्कुल सही है। निमोनिया से श्वसन में प्रॉब्लम आती है, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। और धनुष्टकार से हमारा जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावी होता है। तो यह गलत आपका है। धनुष्टकार होता क्या है, तो धनुष्टकार आपका होता है, इसको हम बोलते हैं टिटनेस बोलते हैं। टिटनेस जो होता है ना, इसी को हम धनुष्टकार बोलते हैं हिंदी में। तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि टिटनेस से जो है हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है। इस रोग से आपको इसका जवाब देना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो इसमें से पॉलीसैकेराइड का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें से जो आपका मंड है, मंड जो है आपका, यह पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, तो इसका गठन कब किया गया था। तो इसका गठन का वर्ष है आपका 2010, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम का जो है गठन किया गया था। तो यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वर्ष 2010 में अकार्बनिक ठोस का शुद्धिकरण जो है करने की विधि को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अकार्बनिक जो होते हैं, अकार्बनिक जो ठोस होते हैं, अकार्बनिक ठोसों का शुद्धिकरण करने की जो विधि होती है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन कहते हैं। क्या, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको जो है क्रिस्टलन कहा जाता है। तो ऑप्शन आप ए याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका विज्ञान का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो अवधारणा यह हमने कहाँ से ग्रहण की है, आपको बताना है।
कि जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान में, इनको हमने कहाँ से लिया हुआ है, कहाँ से ग्रहण किया हुआ है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न। तो मौलिक कर्तव्यों को हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कहाँ से लिया है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। हमारा जो पूर्व सोवियत संघ था, जो हमारा USSR था, वर्तमान में जो रसिया है, यही से हमने मौलिक कर्तव्यों की जो अवधारणा थी उसको ग्रहण किया था। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल से हो जाएगा, USSR। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तथा एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, हमारी जो प्रस्तावना है, हमारे जो प्रियम्बल, उसमें 3 प्रकार की न्याय का जिक्र है। हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय का जिक्र है। एक हो गया आपका सामाजिक हो गया, एक आपका हो गया आर्थिक हो गया, सामाजिक आर्थिक, और एक आपका हो गया राजनीतिक। तो ये आपकी जो 3 प्रकार की न्याय का जिक्र है, इसको भी हमने कहाँ से लिया है, तो इसकी अवधारणा को भी हमने ग्रहण किया है USSR से। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, यानी कि प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श का जिक्र है, इसकी अवधारणा भी हमने USSR से ही ग्रहण की है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद आइए इन तीनों ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन डी, जर्मनी से स्टार्ट करते हैं। जर्मनी से हमने क्या ग्रहण किया हुआ है, तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो निलंबन है, इसके जो अवधारणा है उसको हमने जर्मनी से लिया, यानी कि इमरजेंसी के जो प्रावधान है कुछ, इसमें जो मूल अधिकारों का निलंबन होता है, उनसे जुड़े जो प्रावधान है उसको हमने जर्मनी यानी कि वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से ग्रहण किया हुआ है। तो जर्मनी वाला भी आप याद रखिएगा। वही हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हुआ है और किसकी अवधारणा को हमने ग्रहण किया हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया से आप याद रखिएगा कनकरेंट यानी कि समवर्ती सूची का जो प्रावधान है, समवर्ती सूची का जो प्रावधान है, इसकी अवधारणा भी हमने ली है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक होता है, यानी कि ज्वाइंट सेशन की अवधारणा भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही एडॉप्ट की है। इसके बाद व्यापार वाणिज्य की जो स्वतंत्रता है उसको भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही ग्रहण किया हुआ है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आयरलैंड की अगर हम बात करें, आयरलैंड से हमने क्या क्या ग्रहण किया हुआ है, तो आप याद कर लीजिएगा, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, यानी कि जो DPSP हैं, DPSP यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनकी अवधारणा भी हमने आयरलैंड से ही ग्रहण की है। और इसके बाद आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्रों से लोगों का मनोनयन कर लोगों को मनोनीत करते हैं, यह कॉन्सेप्ट भी हमने आयरलैंड से ही लिया हुआ है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तथा राष्ट्रपति के जो निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया होती है, यानी कि इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का, उसका कॉन्सेप्ट भी हमने आयरलैंड से ही लिया हुआ है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो दिए गए प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या था, मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को हमने कहाँ से लिया हुआ है, तो USSR यानी कि वर्तमान का रसिया। अगला प्रश्न आपके सामने है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय मतलब स्वतंत्रता संबंधी जो मूल अधिकार का प्रावधान है, यह किस अनुच्छेद से संबंधित आपको बताना है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है वह कौन सा आर्टिकल वाला है, तो यह हो जाएगा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। तो आर्टिकल 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आर्टिकल 14 किसकी बात करता है, तो विधि के समक्ष समानता की बात करता है। विधि के समक्ष समानता की बात करता है आर्टिकल 14। वहीं आर्टिकल 24 किसकी बात करता है, तो आर्टिकल 24 जो है कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध यानी कि प्रतिबंध लगाता है, यानी कि कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने की मनाही होगी, यह प्रावधान है आर्टिकल 24 में। वहीं आर्टिकल 29 किसका जिक्र करता है, तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों से रिलेटेड कुछ प्रावधान है जो आपके आर्टिकल 19 में मिलेंगे। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, 29 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है, आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है, तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये भारतीय गणतंत्र के प्रमुख होते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ये फैक्ट। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। धर्म की स्वतंत्रता संबंधी मौलिक अधिकार इसमें से कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित जो मौलिक अधिकार है इसमें से कौन सा है।
तो आर्टिकल जो आपका 25 है, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 25 आपका धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। वहीं आर्टिकल 23 और 24 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 23 और 24 आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। किससे? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं, इनमें दो आर्टिकल हैं, एक आपका 23 है और एक आपका 24 है। 23 किसकी बात करता है? तो 23 के अंतर्गत जो है बलात् श्रम यानी कि बेगार और मानव का दुर्व्यापार का जो प्रतिषेध है यह करता है आपका आर्टिकल 23। और इसके बाद आर्टिकल 24 जो है कारखानों में, यानी कि जो आपके खतरे वाले कारखाने होते हैं उनमें जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने के लिए प्रतिषेध करता है, मनाही करता है आपका आर्टिकल जो है 24। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आर्टिकल 19 में आपको पता है अल्पसंख्यकों के अधिकारों से रिलेटेड है आपका, अल्पसंख्यकों के माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ प्रावधान इसमें किए गए हैं आपके आर्टिकल 29 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अब भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपका है केरल, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। केरल में जो है सर्वाधिक मात्रा में इलायची का उत्पादन किया जाता है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है किस राज्य में? आपको बताना है। तो सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना आपको मिलेगी कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पारादीप बंदरगाह आपका किस राज्य में अवस्थित है? तो पारादीप बंदरगाह आपको मिलेगा उड़ीसा में। इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यह डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बंदरगाहों से प्रश्न आपके एग्जाम पूछे जाएंगे। तो पारादीप जो आपका बंदरगाह है किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको याद रखना है पारादीप बंदरगाह आपको मिलेगा उड़ीसा में। तथा वर्तमान में भारत में कुल कितने मेजर पोर्ट हो गए हैं, बड़े बंदरगाह हो गए हैं? तो वर्तमान में भारत में टोटल आपके 13 बड़े बंदरगाह हो गए हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बंदरगाहों की भी बात कर लेते हैं। तथा आपका जो यह पारादीप बंदरगाह या महानदी के मुहाने पर मिलेगा, महानदी के जो है मुहाने पर जो है आपका पारादीप बंदरगाह है। वहीं आपका पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह है? तो पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा कोलकाता हल्दिया वाला जो आपका है कोलकाता बंदरगाह, यह आपको मिलेगा और पश्चिम बंगाल में। चलिए बताइए कि कोलकाता बंदरगाह का वर्तमान में नाम क्या है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसके बाद और यहाँ पे केरल में कोई बंदरगाह है? हाँ, तो कोच्चि वाला है, कोच्चि बंदरगाह आपको मिलेगा केरल में। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। और इसके बाद महाराष्ट्र में आपको मिलेगा मुंबई बंदरगाह। इसके अलावा महाराष्ट्र में आपको मिलेगा नावा सावा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, जिसका नाम अब हो गया है नावा सावा बंदरगाह, जिसको हम वर्तमान में बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यह आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। तो इसके बारे में आपको याद रखना था। वर्तमान में टोटल 13 मेजर पोर्ट हैं आपके कहाँ पर? तो भारत में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दिया गया, और भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी की बात यहाँ पे की जा रही है, कौन सी है सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी? तो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए, कौन सी है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी? तो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी का नाम है आपका गोदावरी। गोदावरी जो है यह भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र के नासिक जिले से। कहाँ पर? तो आपका जो त्र्यंबकेश्वर नामक जगह है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक जगह मिलेगी आपको त्र्यंबकेश्वर, यहीं से जो है आपको निकलती है गोदावरी नदियाँ। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। गोदावरी नदी जो है आपकी नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसको है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पे कहते हैं, तथा यह जो है दक्षिण की गंगा के नाम से भी फेमस है। तो इसको हम दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में ये पूछी जा सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 को कब अस्वीकार कर दिया था? आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1936 में। जो आपका कांग्रेस का सेशन हुआ था 1936 में, और इसी कांग्रेस के सेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसके द्वारा जो है 1935 का जो अधिनियम था उसको अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बारे में आपको याद रखना है। 1936 का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में हुआ था, तो इसी अधिवेशन में जो आपका जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था,
इसको अस्वीकार कर दिया गया था तथा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह अप्रैल में हुआ था। 1936 का सेशन आपका अप्रैल में हुआ था तथा 1936 में जो है कांग्रेस के 2 सेशन होते हैं, एक आपका अप्रैल में होता है और एक आपका होता है 1936 के दिसंबर में। तो 1936 में आपके 2 सेशन हुए थे। तो एक अप्रैल में जिसकी अध्यक्षता करते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू, यह होता है आपका लखनऊ में, जिसमें जो है आपका भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 को अस्वीकार किया जाता है। और इसके बाद 1936 में आपका दिसंबर में एक अधिवेशन होता है और दिसंबर अधिवेशन की भी अध्यक्षता आपको की जाती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तथा यह पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। कहाँ पर? तो यह पहला अधिवेशन था दिसंबर 1936 वाला जो गांव में हुआ था। कहाँ पर? तो फैजपुर में। कहाँ? तो फैजपुर में हुआ था यह कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1936 में। यह पहला अधिवेशन था जो गांव में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है। वहीं 1938 में कांग्रेस का सेशन कहाँ पे हुआ था? फैक्ट यहाँ पे देख रहे हैं, प्रश्न में आप देख रहे हैं। तो 1938 का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। इसकी अध्यक्षता की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है 1938 के कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की गई थी। और यह जो कांग्रेस का सेशन हुआ था यह हुआ था हरिपुरा में। कहाँ हुआ था? तो यह सेशन आपका हुआ था हरिपुरा में तथा इसी 1938 के कांग्रेस के सेशन में ही राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भी किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं अगेन 1939 में जो है आपका कांग्रेस का सेशन होता है। इसको हम त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसी कांग्रेस के सेशन के बाद जो है आपके जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसा क्या हुआ था? तो आपका जो त्रिपुरी सेशन हुआ था 1939 में, इसके अध्यक्ष आपके बनाए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, परंतु कुछ विवादों के चलते ये जो है इस्तीफा दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता से। और जैसे ही ये इस्तीफा देते हैं इसके बाद 1939 में इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं कौन? तो राजेंद्र प्रसाद। तो इसके बारे में आपको याद रखना था। इसी विवाद के चलते ही इसी सेशन को हम त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि कुछ विवाद के चलते सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया था 1939 में। जैसे ये इस्तीफा देते हैं उसके बाद आपके राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के 1939 अधिवेशन के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा कांग्रेस को छोड़ने के बाद जैसे ही त्रिपुरी सेशन से 1939 में कांग्रेस को छोड़कर आपके सुभाष चंद्र बोस बाहर निकलते हैं कांग्रेस से, तो 1939 में ही ये जाकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो फैक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1939 में जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना थी यह की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब? तो कांग्रेस को छोड़ने के बाद। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं कौन थे? इंपॉर्टेंट है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी यहाँ पे जो थे आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला सेशन था यह हुआ था 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। कहाँ पर? तो बम्बई में एक कॉलेज था गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय, यहीं पे जो हुआ था आपका पहला अधिवेशन। गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा टोटल आपके 72 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। कितने? तो 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसकी अध्यक्षता की गई थी WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अमृतसर में 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आपसे पूछा जा रहा है। तो 1919 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की गई थी आपके मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है आपके 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। जिसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, यह डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1919 में किसने अध्यक्षता की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, या डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति जो है कब घोषित की गई थी? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति जो है भारत में कब घोषित की गई थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अप्रैल 2000 में। कब? तो अप्रैल 2000 में जो है भारत में SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि आपकी विशेष आर्थिक क्षेत्र की जो नीति थी यह अप्रैल 2000 में घोषित की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत परिवहन, संचार व वाणिज्य आते हैं, आपको बताना है।
तो वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत परिवहन, संचार व वाणिज्य आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। आप याद देखिएगा, जो आपका टर्सरी क्षेत्र होता है, जो आपका तृतीयक क्षेत्र होता है, इसके अंतर्गत आपके आते हैं परिवहन, संचार और वाणिज्य। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है तृतीयक वाला, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। यानी कि जो सर्विस एरिया होता है, जो सर्विस सेक्टर होता है, वो आपका किसके अंतर्गत आता है? सेवाओं वाला। यानी कि जो आपकी जितनी भी आप सेवाएं लेते हैं ना, वैसे भी सेवाओं का जो एरिया होता है आपका आता है तृतीयक, यानी कि टर्सरी क्षेत्र के अंतर्गत। आपको उस पंचवर्षीय योजना का नाम बताना है जिसके दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी? फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो आपकी जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, आप याद कर लीजिएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में प्लाईवुड उद्योग जो है कहाँ पर अवस्थित है? आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश में प्लाईवुड उद्योग कहाँ पर मिलेगा आपको? इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सीतापुर में। उत्तर प्रदेश का जो सीतापुर है यह प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन आपका सीतापुर यानी कि बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, सीतापुर यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस तरह से जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का जो प्रैक्टिस और सेट नंबर 31 है उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सेट आपको पसंद आएगा। तो इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।